once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our chapter wise MCQ series। आपको हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 9 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आराम से 6-7 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस चैप्टर को स्किप मत करो। इस चैप्टर का जो हार्मोन्स वाला पार्ट है, जो टॉपिक नंबर 9.8 के बाद स्टार्ट होता है, उस टॉपिक में से आपको कंफर्म 2 एमसीक्यूज तो पूछे ही जाएंगे हार्मोनल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। तो प्लीज इस चैप्टर को स्किप मत करो। इस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देखो, एमसीक्यूज सॉल्व करो और फिर उसके बाद वापस से थ्योरी रीड करो जो एमसीक्यूज रॉन्ग है उससे रिलेटेड। तो आप लोगों के लिए जो ये एमसीक्यू सीरीज हम ला रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो एमएसटी सीईटी और नर्सिंग सीईटी के लिए इस साल बैठने वाले हैं, उनको अभी भी नहीं पता कि हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी गिनकर बहुत ही कम दिन बचे हैं अपने एमएसटी सीईटी और नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए। और आप लोग पूछो उससे पहले ही मैं बता देती हूँ, ये जो एमसीक्यूज हैं ये फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज नर्सिंग सीईटी दोनों स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी और नर्सिंग दोनों का बायोलॉजी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एमएसटी सीईटी के लिए 11th के 4 चैप्टर्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, नर्सिंग के लिए सिर्फ 12th का सिलेबस करना पड़ता है। तो ये 12th वाले चैप्टर्स नर्सिंग सीईटी के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। इस चैप्टर में से 6 to 7 मार्क्स का वेटेज कंफर्म फिक्स है, इसीलिए इसको सीरियसली लेना। ये रहा आपका आज का फर्स्ट एमसीक्यू। अब एमसीक्यू आंसर करने के टाइम पे आप इसको कमेंट करो, मैं कमेंट सेक्शन भी देख रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप अपने सामने एक बुक रखो, बुक में आप टिक करते जाना। आपके जितने एमसीक्यूज राइट आएंगे उसके आगे राइट टिक करना, और लास्ट में वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपके आज के टोटल कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे और कितने एमसीक्यूज रॉन्ग थे। क्योंकि जब आप मुझे बताते हो कि आपके कितने एमसीक्यूज राइट और कितने एमसीक्यूज रॉन्ग है, तो मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे और कैसे कैसे टाइप के एमसीक्यूज लाने चाहिए, कितनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, और थोड़ा मुझे भी समझ में आता है कि कितने बच्चों तक हमारे एमसीक्यूज पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जो चीज हमको सिखानी पड़ती है और सिखाने के बाद आपकी बॉडी में इसका जो मेमोरी है, मसल मेमोरी एकदम अच्छे से फिक्स हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जैसे समझो घर पर मम्मी या पापा या जो भी किचन में काम करता है या जो भी ऑफिस में काम करता है, अभी आपका ही एग्जांपल ले लो, मम्मी पापा का छोड़ दो, आपका एग्जांपल ले लो। आप जब घर में जाते हो आपको बराबर पता है कि आपके घर का लाइट का स्विच कहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करोगे तो आपके घर में अगर अंधेरा है तो भी बिना देखे आपका हाथ बराबर आपके लाइट के स्विच के पास जाता है। जब आप सोकर उठते हो, आधी नींद में उठते हो, तो भी आपको पता है कि आपके घर का लाइट का स्विच कहाँ पर है। यानी आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया है कि अब आपको आंख खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में मसल मेमोरी अच्छे से फिट हो गई है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो हमको बार बार याद नहीं करने पड़ते, हमारी बॉडी में ये मसल मेमोरी फिट हो चुकी है। टाइंग नेक टाई विदाउट बीइंग अटेंटिव। अब स्कूल में 10 साल स्कूल जाते मतलब अगर समझो किसी के स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से टाई पहनाने का ऑप्शन स्टार्ट होता है, या किसी किसी के स्कूल में 5वीं से स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सेक्शन से 5वीं से लेके 15वीं तक उनको कंपलसरी टाई पहननी है। तो अगर आप टाई पहनने की आदत लगा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत देख कर टाई बांधना पड़ता है, लेकिन 1-2 साल में ये इतना सॉफ्ट हो जाता है, आपकी आदत, आपकी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप फिर बिना देखे काम करते करते भी आपने अपने गले में टाई बांध ली और आपको पता भी नहीं चला। तो दिस इज कंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब ये आपने सीखा और फिर ये आपकी बॉडी में मसल मेमोरी स्टोर हो गई। eyes closed when anything enter into it। अभी ये कंडीशनल रिफ्लेक्स नहीं है, दिस इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। मतलब अगर कोई हवा जोर से आ रही है या पानी जोर से आपके आंखों पे जा रहा है, तो ये तो छोटा बच्चा भी करेगा, अपनी आंख बंद कर लेगा। इसके लिए सिखाना थोड़ी पड़ता है कि आंख बंद करो, ये तो सडन रिफ्लेक्स होता है। दिस इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, तो ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। सलाइवेशन ऑफ हंग्री डॉग ऑन रिस्पॉन्स टू रिंगिंग ऑफ द बेल। अभी ये एग्जाम्पल क्या है? आप रोज ना किसी भी एनिमल को एक टाइम पे खाना दो, मतलब आप रोज उसको 12 बजे खाना दो और खाना देने से पहले घंटी बजाओ। जब घंटी बजेगी तो आप उसके सामने खाना रखोगे, तो कुत्ते को क्या लगेगा कि जब जब घंटी बजेगी मुझे खाना मिलने वाला है। अब एक दिन आप घंटी बजाओ लेकिन उसको खाना मत दो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगेगा, क्योंकि उसका ब्रेन तो यही इमेजिन कर रहा था ना कि हाँ घंटी बजी मतलब मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये जो सलाइवेशन वाला एक्शन होता है, सलाइवेशन ऑफ डॉग एट द साउंड ऑफ द बेल, ये भी कंडीशनल रिफ्लेक्स में ही आता है।
तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट आंसर। तो जिसने ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, मतलब ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया था, खुद को 1 मार्क्स दे दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना मुझसे पूछ रहे थे लाइव लेक्चर में कि मैम अगर समझो ऐसा है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से मैंने ए सिलेक्ट किया, तो क्या मुझे इसका हाफ मार्क्स मिलेगा या मुझे मार्क्स मिलेगा क्या? क्योंकि ये भी तो राइट है ना, मतलब उसने ये नहीं सिलेक्ट किया, इन दोनों में से उसने ये सिलेक्ट किया, तो वो बोलता है मैम 2 ऑप्शन सही थे ना, तो मैंने एक ऑप्शन सही किया, तो मुझे उसका मार्क्स मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है, मतलब इतने इनोसेंट बच्चे होते हैं। आपका डाउट सही था बट ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों ऑप्शन सही है और आपके पास तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों ऑप्शंस दिए गए, तो आप तीसरा वाला सिलेक्ट करोगे, आधा मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। Given below is a table containing the effects of sympathetic and parasympathetic nervous system. तो अभी यहाँ पर आपको बहुत सिंपल और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो टेबल है वो आपको ऐसे मुंह जुबानी याद होना चाहिए। कौन सा सिस्टम कौन से ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ये देखो इस टेबल में से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को एक्साइट करता है, सॉरी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्साइट करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। ओके, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे सिस्टम्स एक्साइट होंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्साइट नहीं करेगा, उनको एक्साइट करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये उल्टा होना चाहिए। प्यूपिल ऑफ द आई, हमारी जो आंखें हैं इसको डायलेट करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये करेक्ट है। हार्ट बीट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है, ये भी गलत है, उल्टा आना चाहिए। पेरिस्टालसिस वाला जो मूवमेंट है, अपना डाइजेशन वाला जो मूवमेंट है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करता है। पेरिस्टालसिस यानी डाइजेशन, ओके, तो ये उल्टा आना चाहिए था, सो ये भी गलत है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है जल्दी जल्दी खुद को करेक्ट दे दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियल नर्व्स, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। क्रेनियल नर्व्स नंबरिंग फ्रॉम 4, 5 एंड 6 आर रिस्पेक्टिवली डैश। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और मैंने उसका नंबर और उसका टाइप याद रखने का आपको एक ट्रिक बताया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम टाइप याद करते हैं। टाइप के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था? सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। ओके, हमको सिर्फ चौथा, पांचवा और छठा वाला नर्व याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, ये आगे का टाइम पास मत करो, टाइम कम रहता है सीईटी एग्जाम में। अब दूसरा ट्रिक हमने नाम के हिसाब से क्या याद रखा था, क्योंकि यहाँ पर आपको नाम पूछा है, ठीक है। तो नेम के लिए मैंने ट्रिक बताया था, या आप अपना खुद का भी ट्रिक याद रख सकते हो, व्हाटएवर, बस याद रहने से मतलब है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ओ, उप्स, ओ, प्रिटी, ट्रॉफी एंड, बस इतना ही, 6 तक ही पूछा है ना, आगे का क्यों याद करे, फालतू टाइम पास करे। तो अभी देखो आपको पूछा है 4 5 6, 4 5 6, ये वाला नर्व, ये वाला नर्व और ये वाला नर्व। तो ये वाली नर्व कौन सी है? पैथेटिक। ये वाली नर्व है ट्राइजेमिनल और ये वाली नर्व है एब्ड्यूकेंस। पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूकेंस, पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ओके फाइन। सो पैथेटिक, ट्राइजेमिनल एंड एब्ड्यूकेंस, तो ये आपका आंसर है, राइट। ऐसे आप सिंपल सिंपल ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चंस याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकास एरिया इन ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स डैश। याद करो ब्रोकास एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रोकास एरिया हमारे फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम क्या है? ब्रोकास एरिया क्या कंट्रोल करता है? आप जो सोचते हो वही चीज आप बोलते हो। इट ट्रांसलेट्स योर थॉट इनटू योर स्पीच। तो ब्रोकास एरिया हमारा स्पीच कंट्रोल करता है। ये देखो, ब्रोकास एरिया ट्रांसलेट्स थॉट इनटू स्पीच, करेक्ट। वेरी सिंपल। ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, ये मैंने आपको कंपलसरी याद रखने बोला है। ओके, सो इट ट्रांसलेट्स योर थॉट इनटू स्पीच। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है खुद को राइट टिक दो। Which lobe of the cerebrum contains center for smell, hearing and speech? स्मेलिंग वाला सेंटर, हियरिंग वाला सेंटर और स्पीच वाला सेंटर कौन से पर्टिकुलर लोब में लोकेटेड होता है? देखो, ऑसिपिटल लोब के पास विजन होता है, ये पीछे वाला लोब है, ठीक है। और स्मेल वाला जो चेंबर होता है वो कहां पर होता है?
फ्रंटल लोब के पास स्मेलिंग चेम्बर नहीं होता है। अब या तो टेम्परल आएगा या तो पैराइटल आएगा। हमारा जो हियरिंग एक्टिविटी है ये टेम्परल लोब के पास होता है। इधर देखो आपको क्या क्या पूछा है, स्मेल, हियरिंग एंड स्पीच। सुनने वाला जो काम है, सुनने वाला काम एक ही के पास है, टेम्परल लोब के पास है। तो आपको इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, सिंपल आंसर आएगा टेम्परल लोब। सुनने वाला जो काम है वो टेम्परल लोब करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ओके। अब बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको मैं फटाक से बता देती हूँ कि प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, लॉग इन करने के बाद, यहाँ पर आपको एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन दिखाई देगा। उस पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिखाई देंगे। एक ये दो फ्री मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट वाला आप फोल्डर ओपन करो, यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यूज मिलेंगे, वो प्रॉपर मॉक टेस्ट के पैटर्न में दिए हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। और हमने आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं। ये एमसीक्यूज आपको एमएसटी सीईटी 2025 के फोल्डर में दिखाई देंगे। तो आपके पास हमने 1200 एमसीक्यूज फ्री में दे रखे हैं। तुम्हाला अजून एमसीक्यूज प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्ही हे एमसीक्यूज पण सॉल्व करू शकता। साइंटिस्ट के नेम्स वाली पीडीएफ भी आप रेफर कर सकते हो। नर्सिंग सीईटी का सैंपल पेपर भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो बहुत सारा मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पर है, आप जाकर उसको यूज करो। मॉक टेस्ट के ऊपर मैं बार बार प्रेशर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं मैम मेरे को सब आता है, मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है पर मुझे याद नहीं रहता है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है मुझे जल्दी याद नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप एक बार ये फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपको ऐसे ही और मॉक टेस्ट देने का मन किया और आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं लगाई है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 3400 एमसीक्यूज फुल लेंथ के फॉर्म में हमने आपको दिए हैं, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वाला जो पीवाईक्यूज है यहाँ पर आपको कुछ 500 से 600 एमसीक्यूज आपको हमने दिए हैं। मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अलग है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग है। तो कुछ 4000 के आसपास के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने दिए हैं। अब सीईटी एग्जाम के लिए आई थिंक मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो भी आपको कम पड़ेगा। जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, थ्योरी रीड करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, सिंपल फंडा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्बर विटे इज कंपोज्ड ऑफ। आर्बर विटे के पास कैसे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये अपना सेरिबेलम का पार्ट है। ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, देखो इधर पे आर्बर विटे के पास कैसे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। द व्हाइट मैटर इंटरमिक्सेस विद द ग्रे मैटर एंड इट शोज ट्री लाइक पैटर्न। इसको हम बोलते हैं आर्बर विटे। तो ये ट्री जैसा पैटर्न दिखाई देता है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मिक्स हो जाता है। सो इट शोज मिक्सिंग ऑफ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर बोथ। यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स का कुछ मेंशन नहीं है। और याद रखो सेरिबेलम हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, तो ये इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thermoregulatory center in the body of homeothermal animals is controlled by। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल करता है, पीएच और टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का पीएच और टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? यस, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर? अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है। अगर आप हाइपोथैलेमस का फंक्शन देखोगे तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, देखो सेरिबेलम हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। सेरिब्रम मोस्टली हमारी मेमोरी और वॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, और वाइटल प्रोसेसेस जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे बॉडी का सॉल्ट और वाटर बैलेंस करता है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस करके रखता है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल बैलेंस करता है, और हमारे हार्मोनल साइकिल्स को बैलेंस करता है। तो आपको थर्मो रेगुलेशन पूछा है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर डैश। हमारे पास कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ब्रेन से कितने क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं? यस, स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर्स हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितने हैं? वी हैव टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिनको हम रोमन नंबर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट।
चलो, जिसने जिसने ए कमेंट किया है फटाक से खुद को राइट टिक दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ ईयर ऑसिकल ऑफ वर्टिब्रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टिम्पैनम इज डैश। हमारा ये ईयर ड्रम है, दिस इज अवर ईयर ड्रम, इसी को हम टिम्पैनम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम के बाद यहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग बोन्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो 3 बोन्स हैं, इन 3 बोन्स का अरेंजमेंट कैसा दिया गया है बताओ। हाउ आर दीज 3 बोन्स अरेंज्ड इन अवर ब्रेन। मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, मिस के हिसाब से ये बोन्स अरेंज की गई हैं। ये देखो, आपको अरेंजमेंट पूछा है, सीक्वेंस पूछा है, तो सबसे पहली बोन आती है मैलियस, दूसरी बोन आती है इंकस सेकेंड सीक्वेंस में, और तीसरी बोन आती है टेपीज। तो इस तरीके से 3 अलग अलग सीक्वेंस में ये बोन्स अरेंज की गई हैं, मैलियस इंकस टेपीज, MIS, ऑसिकल्स मींस बोन्स। तो ये 3 आपके करेक्ट सीक्वेंस हैं। और ये जो स्टेपीज है, ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ये भी याद रखो। हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट बोन होती है हमारी थाई की बोन, ठीक है, फीमर बोन। और हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान की हड्डी, दैट इज स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन डैश। देखो, मैंने आपको बोला ना, हॉर्मोन्स वाले टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हार्मोन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। बताओ क्या आएगा इधर पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यस, द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन, चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में भी हमने पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है, इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे यूटेरस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे मेमोरी ग्लैंड्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो दिस हार्मोन इज अवर चाइल्ड बर्थ हार्मोन, बिकॉज ये 2 कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक यूटेरस, एक मिल्क मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है। ये देखो, यहां पर ही आपको हिंट दिया है, डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है बताओ। When does diabetes insipidus take place? Yes, क्या आएगा इसका आंसर। जब हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन बनना कम हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, तो हमारी बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से बार बार सुसु आती है, क्योंकि बॉडी का वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस होता है, यानी कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी होने लग जाती है, और इस वजह से फिर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, मतलब एक्सेसिव सुसु होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। डायबिटीज इंसिपिडस का ग्लूकोज से कुछ लेना देना नहीं है, नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन। ग्लूकोज वाला जो डायबिटीज होता है वो होता है डायबिटीज मेलिटस, यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस नहीं है, यहाँ डायबिटीज इंसिपिडस है। तो एडीएच हार्मोन अगर कम बना तो हमारी बॉडी में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोइड प्लेक्सस का क्या फंक्शन होता है बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस का काम होता है, ये देखो इधर पे दिया है, हमारे ड्यूरा मैटर के पास ब्लड वेसल्स नहीं है, एरेक्नॉइड मैटर के पास ब्लड वेसल्स नहीं है, सिर्फ हमारे पिया मैटर के पास ब्लड वेसल्स है। कोरोइड प्लेक्सस मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स का पूरा बंडल प्रेजेंट होना। तो कोरोइड प्लेक्सस के पास एपेंडाइमल सेल्स है, और ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सीएसएफ। तो कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या होता है, सीएसएफ बनाना, ताकि हमारे ब्रेन को जब चाहिए तब न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना, ये हमारे कोरोइड प्लेक्सस का फंक्शन होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस, बोलो।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेंसेशन ऑफ जॉइंट पेन इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ रिसेप्टर। देखो अलग अलग इंटेरो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जॉइंट पेन बॉडी के अंदर से इनिशिएट होता है। एंटेरो रिसेप्टर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। प्रोपियो रिसेप्टर्स हमारे जॉइंट्स को रिसेप्ट करता है, ये हमारी बॉडी का वेट कंट्रोल करता है। तो जॉइंट पेन हो रहा है, ये स्टेटो रिसेप्टर से नहीं पता चलेगा, ये तो हमारे कान में प्रेजेंट होता है। गस्टेटो रिसेप्टर्स हमारे माउथ में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है। और बेरो रिसेप्टर आउटर प्रेशर, बॉडी के बाहर का प्रेशर कंट्रोल करता है, मतलब ये हमारी बॉडी सॉरी अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह, तो ये प्रेशर कंट्रोल करता है। लेकिन पेन्स वाला या जॉइंट्स वाला जो प्रेशर है वो प्रोपियो रिसेप्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ्स। हमने इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा है। इंटरनल ईयर वाला जो पार्ट होता है जहां पे कॉक्लिया वाला रीजन होता है, तो वहां पर आपको अलग अलग ऑसिकल्स और वेस्टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो कौन से पार्ट में हमारा एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है, बताओ। विच पार्ट इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। ये देखो, ये याद है, इंटरनल ईयर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग रीजन्स देखने को मिले थे। ये जो बीच वाला रीजन होता है यहाँ पर एंडोलिम्फ होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा स्केला मीडिया। बाकी इसके पास और इसके पास पेरीलिम्फ है, क्योंकि ये साइड वाला पार्ट है, पेरी मतलब साइड, तो स्केला मीडिया के पास एंडोलिम्फ होता है, इसके पास और इसके पास पेरीलिम्फ प्रेजेंट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमेलियन आई, in mammalian eye the fovea is the center of the visual field where dash happens। बताओ अभी इसका आंसर क्या आएगा। फोविया वाले रीजन की क्या खासियत है, फोविया हम कौन से पार्ट को बोलते हैं। फोविया का दूसरा पार्ट मैक्यूला ल्यूटिया भी है। फोविया को हम मैक्यूला ल्यूटिया भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे विजन वाले काफी डेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। ये देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये कहां पर एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं। द ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया विच इज डायगोनल टू द लेंस। अब यहाँ पर जहां पर अपना ब्लाइंड स्पॉट वाला रीजन था, वहीं पर लेटरल टू एंड अबव द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ स्मॉल एरिया कॉल्ड एज येलो एरिया, जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा खड्डा दिखाई देता है, उस खड्डे को बोलते हैं फोविया। और उस फोविया के पास आपको सबसे ज्यादा कोन सेल्स की डेंसिटी दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमारा शार्प विजन प्रोड्यूस होता है। ये देखो, ये जो फोविया वाला रीजन है जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, यहीं पर हमारे सबसे ज्यादा कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शार्पेस्ट विजन बनता है, एकदम क्लियर इमेज हमको दिखाई देता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको एकदम डिटेल में घुस के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर जरा सा भी आपने ध्यान इधर उधर भटकाया टेक्स्ट बुक रीड करते टाइम तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। फिर भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम टेक्स्ट बुक के बाहर का आता है क्या, टेक्स्ट बुक के बाहर का आता है क्या। अब इसके अलावा मैं और कितना प्रूफ दिखाऊं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। टेक्स्ट बुक के बाहर का आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्या क्वेश्चन पूछा है, अ ग्लैंड रिलेटेड विद डायर्नल रिदम ऑफ अवर बॉडी इज डैश। डायर्नल मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा जो 24 आवर साइकिल होता है, 24 आवर रिदम, उसको बोलते हैं डायर्नल रिदम। तो हमारी बॉडी का डायर्नल रिदम कौन कंट्रोल करता है। यस, आपने पढ़ा था हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है ये हमारा स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और अगर आपकी नींद अच्छी होगी, वो बोलते हैं ना अगर नींद अच्छी हुई है तो पूरी बॉडी अच्छे से चलेगी। तो मेलाटोनिन हार्मोन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हमारी बॉडी का 24 आवर का रिदम कंट्रोल करता है। क्योंकि थाइमस ग्लैंड का काम है थाइमोसिन हार्मोन बनाना, ये टी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करेगा। न्यूरोहाइपोफिसिस का काम होता है बर्थ हार्मोन को स्टोर करना और एडीएच हार्मोन को स्टोर करना। थायराइड ग्लैंड बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं, बट पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का रिदम मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर नॉट प्रोटीन और पेप्टाइड हॉर्मोन्स। अब ये आपको डायरेक्ट टेबल एक दिया गया था हॉर्मोन्स वाले टॉपिक के स्टार्टिंग में, जो हॉर्मोन्स वाला टॉपिक था उसके जस्ट स्टार्टिंग में आपको एक येलो कलर का टेबल दिया था, वहां पर आपको पूछा गया था, मतलब बताया गया था कि कौन से हॉर्मोन्स कौन से केमिकल से बनते हैं। आपको क्या पूछा है कि कौन से हॉर्मोन्स प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। देखो एक ट्रिक आपको मैं बताती हूँ, जिस भी हार्मोन के नाम के आगे आपको ऐसा वर्ड दिखाई देगा स्टीरॉन या स्टीरॉइड, ये हार्मोन लिपिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है, दीज आर लिपिड हार्मोन्स। आपको इधर पे क्या पूछा है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन नहीं है। ओके, सो दिस इज योर लिपिड हार्मोन। देन एक ही हार्मोन लिपिड हार्मोन दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम बाकी के हॉर्मोन्स का। ये अपना पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड जीएनआरएच। ऑक्सीटोसिन इज प्रोटीन, एडीएच जीएनआरएच नहीं दिया इधर पे। प्रोटीन हार्मोन्स का क्या क्या आएगा, इंसुलिन इज योर प्रोटीन, आईएन है ना प्रोटीन हार्मोन। ग्लूकागॉन पैनक्रियास से बनता है, दिस इज ऑल्सो प्रोटीन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन नहीं दिया यहाँ पर। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल किससे बनता है, एसीटीएच, ये अपने किडनी के उससे बनता है ना, एड्रिनल ग्लैंड से। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन इज नॉट प्रोटीन हार्मोन, इट इज योर अमाइन हार्मोन, तो ये भी प्रोटीन हार्मोन नहीं है। ग्रोथ हार्मोन इज योर प्रोटीन हार्मोन, दिस इज प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। देन एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। आई होप दिस इज नॉट प्रोटीन, यस दिस इज नॉट प्रोटीन हार्मोन, दिस इज नॉट प्रोटीन। बाकी और ये भी प्रोटीन हार्मोन नहीं है। तो 4 हार्मोन, 5 क्यों बोला इधर पे, ऑक्सीटोसिन इज प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है। कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, इंसुलिन इज प्रोटीन, ग्लूकागॉन इज प्रोटीन, जीएच इज प्रोटीन हार्मोन। तो एड्रेनलिन बचा, टेस्टोस्टेरोन बचा, कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन, 4 ही हार्मोन्स हैं यहाँ पर जो हमारे, ये इधर नहीं आएगा, आंसर इधर आएगा। शायद ये ऊपर शिफ्ट करते टाइम गलती से यहाँ पर टिक हो गया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक सबका क्लियर है, यस एवरीबडी, यस। तो ये टाइपिंग करने के टाइम पे गलती से नीचे आ गया था, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स। हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है वो कौन से 2 टाइप के सेल्स से बनता है। हमने इतना तो पढ़ा है ना कि टिश्यूज, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो नर्वस टिश्यू कौन से 2 टाइप के सेल्स से बनते हैं, द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू इज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। करेक्ट, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चंस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बताओ इधर पे क्या क्या करेक्ट आएगा और क्या क्या रॉन्ग आएगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एस्ट्रोजन इज मेनली सेक्रेटेड बाय डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब स्पेशली हमारे जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं उनसे हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, सो दिस इज करेक्ट। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या कैरेक्टर इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट ये प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल नहीं करता है, ये काम एस्ट्रोजन का होता है। इट इज द मेन हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी सो इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये यूटेरस का डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, सो दिस इज करेक्ट। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर, ये भी करेक्ट है। सो बी को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी सीईटी की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। हमारा मॉक टेस्ट करो या कोई और मॉक टेस्ट करो, पर प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट के साथ साथ चैप्टर का रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं लाइव एमसीक्यूज भी लेकर आती हूँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी लेकर आती हूँ। जो पिछले साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो हम लाइव आकर सॉल्व करते हैं। अभी तक मैं 2020 एमसीक्यूज लाइव करवा रही थी, अब मैं धीरे धीरे करके ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करके रखो ताकि वो भी लाइव एमसीक्यूज अटेंड कर सके, क्योंकि जब यूट्यूब पे मैं पीवाईक्यूज वाला लाइव सेशन लेकर आती हूँ
तो उसमें मैं पोल देती हूँ। तो आप जब पोल देते हो तो आपको थोड़ा सा फील आता है मॉक टेस्ट वाला, तो वहां पर भी आपकी हेल्प हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पैसे खर्चा करके ही पढ़ाई होगी। यूट्यूब से भी बहुत सारे बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, और ये हमारे पहले के यूट्यूब स्टूडेंट्स ने हमको बोला है। तो प्लीज चैनल को शेयर करो ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Which one of the following is not a protective membrane of central nervous system? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। 3 मेनिंजेस प्रेजेंट है, राइट? आप उसको पैड या फिर डैप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। सबसे बाहर की लेयर होती है ड्यूरा मैटर, फिर आती है एरेक्नोइड मैटर, और फिर आती है पिया मैटर। अब यहाँ पर एक कोई ऐसी लेयर है जो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। दिस ये हमारे मेनिंजेस हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन के बाहर नहीं होता है। तो ये वाला लेयर हमारा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। ओके, सो विद दिस आई अगेन रिमाइंड यू कि प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर किसी का बजट 499 का नहीं है तो 99 रुपीज में आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे 99 रुपीज में, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। किसी को अगर अभी भी हमारा क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन करना है, किसी को समझो लाइव लेक्चर्स देखने हैं, पोर्शन आई थिंक खत्म हो गया है इसका, 1 या 2 ही चैप्टर बचा है। किसी को अगर मतलब रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स के लेक्चर्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री में चाहिए तो आप वरदान बैच ज्वाइन करो, आपको पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलेगा। कोर्स परचेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो विद दिस आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। अभी भी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में सिर्फ हाथ में पछतावा रह जाएगा। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो बहुत रिग्रेट करते हैं कि मैम अगर हमने आपकी बात पहले मान ली होती तो हमारे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत सारा सीईटी मटेरियल दे रहे हैं। चैनल को आप जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके फ्रेंड्स को भी पता चलेगा। और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हो और मेरी मेहनत सफल हो रही है। So all the best everybody. I will see you soon. Till then, stay tuned. Take care.